माय डियर स्टूडेंट, आज का ये जो वीडियो है कक्षा 12th के लिए एनसीईआरटी का फिजिक्स का 13 चैप्टर एटम, उसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में सीधा फायदा देंगे। ठीक है, पक्का इनमें से एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा, तो इनको कुछ देखते हैं ध्यान से। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है ये देख सकते हैं आप, जो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो क्या है आपका, ये देखो आपका न्यूक्लियस क्या लिखा हुआ है, न्यूक्लियस लिखा हुआ है, देखो ये ध्यान से। ठीक है, तो न्यूक्लियस में जो आप देख रहे हैं ये देखो, ये देखो आप इसको रेडी करते हैं। क्या है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या दे रहा है, न्यूक्लियस क्या होता है, व्हाट इज न्यूक्लियस अगर आ गया तो न्यूक्लियस क्या होता है, द इंटायर पॉजिटिव चार्ज, जो टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और टोटल जो मास होता है, किसका मास, एटम का। तो टोटल चार्ज और टोटल जो मास होता है एटम का वो कॉन्सेंट्रेट होता है, इकट्ठा होता है कहां पर, एक छोटे से स्पेस में, छोटी जगह में होता है, कॉल्ड न्यूक्लियस। वेरी वेरी मोस्ट है। तो न्यूक्लियस क्या होता है, एटम के अंदर एक छोटा सा स्पेस होता है, छोटा सा पार्ट होता है, वहां पर उसका टोटल चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, खास ध्यान रखना, मतलब न्यूक्लियस पे आप समझ गए होंगे पॉजिटिव चार्ज होता है, और टोटल मास को कॉन्सेंट्रेट माना जाता है। दिस स्मॉल स्पेस इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एटम। उस एटम का न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ, तो न्यूक्लियस के दो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। तो ध्यान रखना, ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस के दो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, दे आर कॉल्ड न्यूक्लियंस, इन्हें न्यूक्लियंस कहते हैं। न्यूक्लियंस की भी डेफिनेशन हो गई, समझना। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है न्यूक्लियस। ठीक है, आगे देखो एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर क्या है, ये देखो ये वेरी वेरी मोस्ट था। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉनों की जो संख्या होती है इन द न्यूक्लियस। तो किसी एटम की जो न्यूक्लियस में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होती है ऑफ एन एटम, ऑफ द एलिमेंट, किसी एलिमेंट के एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसे एटॉमिक नंबर कहते हैं और जेड से सिंबलाइज करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो ये एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो कोई एलिमेंट है, उसका जो एटम है, उस एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होती है, प्रोटॉनों की जो कुल संख्या होती है, उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ये दूसरा महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है, दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं आगे की ओर। ये देखो, तो आगे जो आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। मास नंबर, मास नंबर मतलब द्रव्यमान संख्या। ये मास नंबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, देखिएगा। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, टोटल नंबर किसके, टोटल नंबर प्रोटॉन्स की और किसके, न्यूट्रॉन्स के। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो आप जानते हो न्यूक्लियस में दो ही चीजें होती है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, इसकी कॉन्स्टिट्यूट कहलाते हैं। तो प्रोटॉनों की जो कुल संख्या है और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का जो योग होता है, जो सम होता है किसी भी एलिमेंट के अंदर, उसे क्या कहते हैं, मास नंबर। द्रव्यमान संख्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड मास नंबर। ठीक है, इसे मास नंबर कहते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया। अब देखो मास नंबर, जो मास नंबर है, मास नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉनों की कुल संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, इन दोनों का जो सम होता है उसे क्या कहते हैं, एटम का मास नंबर कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो आप देखो ये तीन टॉपिक हो चुके हैं। न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस में आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, ओटी आती है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, आप पढ़ चुके हो न्यूक्लियस के दो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, एक प्रोटॉन होता है और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। तीसरा आपने पढ़ाया टॉपिक एटॉमिक नंबर, और ये हो गया आपका मास नंबर। न्यूक्लियर साइज, तो न्यूक्लियर साइज जो होती है, रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस होती है, ध्यान रखना रेडियस आर, ये प्रोपोर्शनल होती है। क्या प्रोपोर्शनल होती है, आर प्रोपोर्शनल ए पे पावर 1/3। वैसे तो आप देखो ये जो वॉल्यूम होता है ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, मास नंबर के। वॉल्यूम इज अ प्रोपोर्शनल ऑफ मास नंबर। अब वॉल्यूम एटम को स्फेरिकल दिया जाता है, तो आप देखो 4/3 पाई आर क्यू, कैपिटल आर से लिख देते हैं आर क्यू। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू कितना, ए। ठीक है, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हटा सकते हैं, तो आर प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, ए पे पावर कितना 1/3, और आर एक टू आता है कांस्टेंट देते हैं आर नॉट, ए पे पावर कितना 1/3। तो ये भी आपकी महत्वपूर्ण होती है कि एटम का जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो मास नंबर, द्रव्यमान संख्या के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और अगर कहें जो रेडियस होती है, तो एटॉमिक नंबर जो मास नंबर होता है, द्रव्यमान संख्या होता है, उसके
1/3 पावर के प्रोपोर्शनल होती है। देखो ये कांस्टेंट आ गया आर नॉट, आर इक्वल आर नॉट ए की पावर 1/3। फिर आर नॉट जो कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू ध्यान रखना 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर इज एंड ए कांस्टेंट। इसका ये मान होता है, ये बन गया आपका कौन सा न्यूक्लियर साइज, जो हमें ध्यान रखना है कि वॉल्यूम जो होता है उसके मास नंबर के प्रोपोर्शनल होता है, और रेडियस जो होती है ध्यान रखना मास नंबर के 1/3 पावर के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है न्यूक्लियर डेंसिटी, नाभिक का जो घनत्व होता है न्यूक्लियर डेंसिटी। न्यूक्लियर डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। बेटा किसी भी न्यूक्लियर की जो डेंसिटी है वो मास से इंडिपेंडेंट होती है, मास पर निर्भर नहीं करती है। ठीक है, मास नंबर मतलब मास नंबर सॉरी द्रव्यमान संख्या पर, एंड देयरफॉर सेम फॉर ऑल न्यूक्लिया, और सभी न्यूक्लियाई के लिए सेम होते हैं। जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं नाभिक होते हैं उन सब के लिए ये सेम होता है। ठीक है, न्यूक्लियर डेंसिटी फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल रो से डिनोट किया गया, रो इक्वल मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम। वैसे भी आपने पढ़ा है जो डेंसिटी होती है 11th क्लास में, डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूक्लियस में लिया गया मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, इसका जो फॉर्मूला होता है अभी आप वीडियो में केवल आपको डायरेक्ट बता रहे हैं 3m/4πr0 ये होता है इसका फॉर्मूला। m जो है किसको, एवरेज मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इस, ध्यान रखना वेरी वेरी मोस्ट है, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है आपका वेरी वेरी मोस्ट है 10⁻17 kg/3। ठीक है, ये उसकी यूनिट है, तो आप ध्यान रखना डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है 10⁻7 kg/3। आगे देखो एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द, एटॉमिक मास यूनिट को परमाणु द्रव्यमान मात्रा कहते हैं। ये 1/12 पार्ट होता है, 1/12वां भाग होता है, किसका होता है, मास ऑफ C12 कार्बन 12 का। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, डिफाइन किया गया 1/12 पार्ट ऑफ C12। न्यूक्लियस इट इज एब्रिविएट एज EMU, इसको शॉर्ट में EMU लिखते हैं, या ऑफन डिनोटेड बाय, वर्तमान में इसको क्या लिखते हैं, EU से डिनोट करते हैं। बस ये ध्यान रखो वेरी वेरी मोस्ट है, यह पार्ट आपका वेरी वेरी मोस्ट है, आपको वोटी के लिए भी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट पार्ट है। 1 AMU इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg, और इसी को बोलते हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ध्यान रखना, ये दोनों की दोनों वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है 931, और ये आपका केजी में होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg, ये होता है 1 AMU की वैल्यू। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो अगला जो क्वेश्चन है न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस जो क्वेश्चन है सर 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए अति महत्वपूर्ण है क्वेश्चन भी। व्हाट इज न्यूक्लियस, आप अभी पढ़ा था आपने थोड़ी देर पहले, द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, तो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर, किसी भी नाभिक के अंदर जो आपके प्रोटॉनों की कुल संख्या और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या होती है उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, आर कॉल्ड या इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो किसी भी के नाभिक के अंदर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या को न्यूक्लियस कहते हैं। चले आगे, वेरी वेरी न्यूक्लियस, ये दोबारा हेडिंग डाली है, न्यूक्लियस वैसे हो गया था। द एंटायर पॉजिटिव चार्ज, ये दोबारा आ गया पॉजिटिव चार्ज, एंड मास, जो पॉजिटिव चार्ज है मास ऑफ एटम कॉन्सेंट्रेट, कहां पर कॉन्सेंट्रेट है, अ वेरी स्मॉल स्पेस, एक छोटे से स्पेस में होता है, एट द सेंटर ऑफ एटम, एटम के सेंटर में। दिस स्मॉल स्पेस इज कॉल्ड, क्या लिखा है, न्यूक्लियस। इस छोटे स्पेस को न्यूक्लियस कहते हैं। ध्यान दो वेरी वेरी मोस्ट लाइन है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज ऑफ ऑर्डर ऑफ। तो आप ध्यान रखें, ये आपका अति महत्वपूर्ण पार्ट है जो एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि न्यूक्लियस का जो रेडियस का ऑर्डर होता है वो कितना होता है, ध्यान दो कितना होता है, 10⁻15 मीटर टू 10⁻14 मीटर। ये क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक की त्रिज्या 10⁻−15 मीटर से 10⁻−14 मीटर के क्रम का होता है। ठीक है, और देखो ध्यान रखो ये भी इंपॉर्टेंट है, चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, प्लस जेड। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, और ये क्या होता है, एलिमेंट्री चार्ज, प्लस जेड ही होता है। ये ध्यान रखना, ये हो गई रेडियस, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियस पर चार्ज कितना होता है, प्लस जेड ही, और ध्यान रखना न्यूक्लियस पर चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ये ध्यान रखना। चले, और आगे के लिए ध्यान रखना, एटम पूछा है तो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आ चुका है। ध्यान रखना एटम कैसा होता है, विद्युत रूप से उदासीन होता है। ठीक है, आगे देखो आइसोटोप्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं ये पढ़ते हैं। ठीक, द एटम्स, वो एटम्स
जिनमें एलिमेंट है द सेम एटॉमिक नंबर जिनके सेम होते हैं बट डिफरेंट मास नंबर। तो ध्यान रखना वो सारे एटम्स जिनमें एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, ठीक है, बट मास नंबर अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ठीक है, इसकी एग्जांपल दिए 1H1, 1H2, 1H3, ये तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं और आइसोटोप्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम। तो वो सारे एटम्स जिनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, ठीक है, ऐसे एटम्स को क्या कहते हैं हम आपके आइसोटोप्स कहते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं 1H1, 1H2 और 1H3। ए बी आपका वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान रखना, ठीक है, जो बता रहे हैं उससे बाहर नहीं जाएगा, बस केवल एक बार देखें अच्छे से पढ़ें। ये देखो आइसोबार्स क्या होता है, ये भी एटम्स होते हैं, कौन से, ये डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं, पिछली साल डिफरेंट एलिमेंट वो एटम्स जो है सेम क्या होता है इनमें, मास नंबर सेम होता है बट एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, बट एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट। इनको कहते हैं आर कॉल्ड आइसोबार्स, इन्हें आइसोबार्स कहते हैं। इसके जो एग्जांपल दिए गए 1H3 और 2He3 और दिया गया 10Na22 और 10Ne22 आर द आइसोबार्स। ये आइसोबार्स के एग्जांपल हैं। ये हो जाता है आपका अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे चलते हैं आइसोटोन्स क्या होते हैं, ये देखो द एटम्स, वो एटम्स डिफरेंट एलिमेंट, इसमें भी डिफरेंट एलिमेंट है, पहली बार में सेम एलिमेंट है, हैविंग क्या होता है, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इनका एटॉमिक नंबर जो होता है, परमाणु संख्या अलग अलग होता है एंड डिफरेंट मास नंबर भी अलग होता है, ठीक है, लेकिन हैविंग क्या दे रहा है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है, आर कॉल्ड आइसोटोन्स। इन्हें क्या कहते हैं हम, आइसोटोन्स कहते हैं। इनके एग्जांपल क्या दिया है आपका 1H3, 2He4 ये दिया है, ठीक है, 6014 और 8O16 आर आइसोबार्स। ये कुछ आइसोबार्स के एग्जांपल दिए गए, ठीक है। अगला जो महत्वपूर्ण है ये आपका वेरी वेरी मोस्ट है, एग्जाम के पर्पज से इसमें आपको जानकारी अच्छी मिलेगी, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के बारे में क्या, प्रोटॉन को डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने, किसके द्वारा, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी द्वारा। तो प्रोटॉन की खोज करने वाले कौन है, रदरफोर्ड है, किसके द्वारा इन्वेंट किया था, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के द्वारा, ठीक है। चलते हैं आगे, देखो ये आपका, ठीक है, प्रोटॉन हो गया। अब क्या पहुंचते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। जो अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, देखो अल्फा पार्टिकल्स में क्या होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है, ये गलत लिखा है, अल्फा पार्टिकल गलत लिखा है, क्या आएगा यहाँ पर, प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो होता है आपका, प्रोटॉन पर चार्ज ऑन प्रोटॉन आप जानते हो प्लस ई होता है, ऐसे लिख सकते हैं प्लस ई, ये एलिमेंट्री चार्ज होता है, या इसको लिखें तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। दूसरा महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का जो मास होता है वो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के बराबर होता है, वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻27 kg। थर्ड नंबर, इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम 1H1 से भी लिखते हैं, 1P1 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये तीन महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है, प्रोटॉन जिसका, ठीक है। आगे न्यूट्रॉन्स, इट वॉज इन्वेंटेड बाय चैडविक, जेम्स चैडविक ने इसका आविष्कार किया था। एक महत्वपूर्ण पार्ट है, किसके द्वारा, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के द्वारा। न्यूट्रॉन्स या फंडामेंटल पार्टिकल, न्यूट्रॉन जो होता है फंडामेंटल पार्टिकल होता है किसका, सब्सटेंस का। प्रॉपर्टीज इसमें क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का जो मास होता है कितना होता है, 1.6 × 10⁻27 kg। दूसरा महत्वपूर्ण, चार्ज और न्यूट्रॉन इज जीरो, वेरी वेरी मोस्ट है। न्यूट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, जीरो होता है, ध्यान रखना, ये चार्जलेस होता है, इस पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं आता है, ठीक है। तीसरा है, न्यूट्रॉन इज यूज्ड, न्यूट्रॉन का उपयोग करते हैं डिके, क्षय में, एंड फ्यूजन, जो नाभिक के विखंडन होता है, ऑफ न्यूक्लियाई। इट इज डिनोटेड बाय 0 and 1, इसको 0 and 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये हो गया आपका प्रॉपर्टी किसकी, न्यूट्रॉन की, ठीक है। चलते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। ये देखो ये आपका वेरी वेरी मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट, अति महत्वपूर्ण, 2024 में श्योर आने के चांस है। न्यूक्लियर फोर्स, ये न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, नाभिकीय बल क्या होता है, आप देखो नाभिकीय बल क्या होता है, द फोर्स एक्टिंग इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और एक्टिंग बिटवीन, किसके बिटवीन, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस मतलब आप जानते हो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स, इसे नाभिकीय बल कहते हैं। तो किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं, जो न्यूट्रॉन होते हैं, उनके बीच जो फोर्स लगता है, इस फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, नाभिकीय बल कहते हैं।
ये आपका क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है। चलते हैं प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टी में जाओगे, पहली प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर जो फोर्स होता है स्ट्रॉन्गेस्ट, एक मजबूत बल होता है, फोर्स इन नेचर, प्रकृति में, ठीक है, एक मजबूत बल होता है। सेकंड दिया है इट इज अ नॉन सेंट्रल फोर्स, एक केंद्रीय बल नहीं होता है, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, एक कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं होता है, संरक्षी बल भी नहीं होता है। तो एक कंजर्वेटिव फोर्स नहीं होता है, ठीक है, और दूसरा ये कौन सा, सेंट्रल फोर्स भी नहीं होता है, केंद्रीय बल भी नहीं होता है। इट इज नाइदर ग्रेविटेशनल फोर्स, ये ना तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है और ना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सा, स्थिर वैद्युत बल होता है, ये दोनों बल भी नहीं होते हैं। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है, चार्ज से, आवेश से स्वतंत्र होता है, आवेश पर निर्भर नहीं करता है। दीज फोर्स, ये जो फोर्स होते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स, कम परास के बल होते हैं, ठीक है, कम रेंज के फोर्स होते हैं। इस टाइप से आपको हो जाता है न्यूक्लियर फोर्स क्या है, और न्यूक्लियर फोर्स के 4 कैरेक्टरिस्टिक के 4 प्रॉपर्टीज, विशेषताएं, मतलब कहते हैं गुण, कहते हैं मेरिट्स, ये इसकी 4 विशेषताएं। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना इसको, ठीक है। मास डिफेक्ट, इसको बोलते हैं हम द्रव्यमान क्षति, क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्षति। ये मास डिफेक्ट क्या होता है, ये देखो क्या लगा, द डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस क्या लगा, सम ऑफ मासेस, सम ऑफ मासेस, द्रव्यमानों का जो सम होता है, ऑफ ऑल द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब आप समझ गए होंगे क्या, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस का सम, उसका डिफरेंस किसके साथ, कैपिटल एम से लिखा, मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं, जो न्यूट्रॉन होते हैं, उनके टोटल जो मास है, उन मास का डिफरेंस होता है, इज कॉल्ड, क्या लिखा है, मास डिफेक्ट। तो डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल द न्यूक्लियस एम, मास ऑफ द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के और न्यूक्लियस के मास का जो डिफरेंस होता है, नाभिक का और नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियस है उनके मास का जो अंतर होता है, उससे मास डिफेक्ट कहते हैं, द्रव्यमान क्षति कहते हैं। मास डिफेक्ट, ये देखो डेल्टा एम से लिखा गया, डेल्टा एम, ये लिखा है मास ऑफ न्यूक्लियस, ये लिखा है मास ऑफ न्यूक्लियस। अब मास ऑफ न्यूक्लियस निकालोगे तो न्यूक्लियस में आपको पता है क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो जेड, जेड मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और देखो मास ऑफ प्रोटॉन्स, ये हो गया। इसको देखो, ये आपके क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉनों की संख्या, ये है मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन दोनों का जो सम होता है, ठीक है, ये डिफरेंस होता है किसका, ये है मास ऑफ न्यूक्लियस। चाहो तो इसको लिख सकते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, तो न्यूक्लियस का टोटल मास और न्यूक्लियस की जो मास का डिफरेंस होता है, उससे बोलते हैं हम मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति कहते हैं, ध्यान रखना, मास डिफेक्ट कहते हैं। इसका जो कारण होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चलते हैं आगे, ये देखो आगे जो क्वेश्चन है आपका रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन, इमिशन मतलब उत्सर्जित होना, स्पॉन्टेनियस मतलब लगातार उत्सर्जित होता है। तो लगातार उत्सर्जित होने की जो प्रोसेस है, क्या निकल रहा है, रेडिएशन, इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। तो जो सब्सटेंस होते हैं उनसे लगातार इमिशन होना, लगातार निकलना, रेडिएशन का लगातार निकलना, निकलने की जो प्रोसेस है उससे क्या कहते हैं हम, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। द सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस जो है हैव द प्रॉपर्टी, उन सब्सटेंस जो प्रॉपर्टी होती है इमिशन करने की, उत्पन्न करने की, रेडिएशन, आर कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो जिन सब्सटेंस में प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिन पदार्थों में विशेषता पाई जाती है, उन्हें बोलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो किसी भी सब्सटेंस से लगातार रेडिएशन निकलने का जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होता है, उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। और जिन सब्सटेंस में प्रॉपर्टी पाई जाती है, विशेषता पाई जाती है, उसे बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। ये देखो, इसके द्वारा रेडिएशन के द्वारा जो इमिट होते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है खास अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज, ये 3 रेज खास तौर से इससे निकलते हैं। आगे दो प्रॉपर्टीज ऑफ, वेरी वेरी मोस्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ये भी आपका वेरी वेरी मोस्ट है। अल्फा पार्टिकल की विशेषताएं क्या है, तो अल्फा पार्टिकल देखो, एन अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन्स, ये 2 प्रोटॉन्स या 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है। इट रिप्रेजेंटेड बाय 2He4, इससे डबल आयनाइड हीलियम एटम भी कहते हैं, ठीक है। तो 2 प्रोटॉन्स या 2 न्यूट्रॉन से बनता है। अल्फा पार्टिकल को डबल आयनाइड हीलियम एटम भी बोलते हैं, 2He4। ये देखो द आयोनाइजिंग पावर, वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है, ये ध्यान रखना, अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। सेकंड नंबर, आयोनाइजिंग पावर, जो आयनन क्षमता होती है, आयोनाइजिंग पावर होती है अल्फा पार्टिकल्स की, वो क्या होती है, मैक्सिमम, वेरी वेरी मोस्ट, ध्यान रखना। तो अल्फा पार्टिकल की जो आयोनाइजिंग पावर होती है वो सर्वाधिक होती है। ये देखो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स पर चार्ज कितना होता है,
+2 ही होता है। अगर +2 ही को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और आपका जूल चार्ज, सॉरी जूल नहीं, क्या आएगा, कूलम आएगा, ये आ गया कूलम। ये होता है इसका चार्ज। तो अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है बेटा, +2 ही होता है। इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, +3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल का जो द्रव्यमान होता है 4 mp, प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है, और कितना होता है 6.6 इंटू 10⁻27 kg। ये होता है हमारा अल्फा पार्टिकल का द्रव्यमान। ठीक है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए भी अच्छा है और 2 नंबर के क्वेश्चन के आने के लिए भी अच्छा है। प्रॉपर्टीज ऑफ बीटा पार्टिकल, जो बीटा पार्टिकल की जो विशेषता है सबसे पहले पढ़ते हैं। बीटा पार्टिकल्स क्या होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होता है, ध्यान रखना। तो बीटा पार्टिकल्स क्या होता है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होता है। इमिटेड फ्रॉम, कहां से निकलता है, न्यूक्लियस ऑफ द एटम, जो एटम के न्यूक्लियस से निकलता है। इसको -1e0 से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखो, द रेस्ट मास ऑफ बीटा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स का मास मतलब आप समझते हो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, ये देखो इसको ले सकते हैं me, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी वेरी मोस्ट। कभी पूछा है बीटा पार्टिकल का मास कितना होता है, रेस्ट मास या इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास क्या होता है, तो ये आपका 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये भी आप ध्यान रखना कि यही इलेक्ट्रॉन का मास है और यही रेस्ट मास ऑफ बीटा पार्टिकल्स है। ये देखो चार्ज ऑन बीटा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल में चार्ज कितना होता है, कितना होता है, ये होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये बीटा पार्टिकल का भी बेटा चार्ज है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन का भी चार्ज है। 4 नंबर, बीटा पार्टिकल्स अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं वो फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देते हैं। ठीक, चलें आगे। ये देखो इनकी जो आयोनाइजिंग पावर है वो अल्फा से तो कम होती है बट बीटा से ज्यादा होती है। चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा पार्टिकल्स, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके वेरी वेरी मोस्ट है, अति महत्वपूर्ण है। ये देखो द गामा रेडिएशन, जो गामा पार्टिकल्स होते हैं और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ध्यान रखना वेरी वेरी मोस्ट है। तो गामा रेडिएशन जो होते हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, तो इनका ट्रांसवर्स नेचर होगा। इनकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, तो गामा जो रेडिएशन होते हैं, जो गामा पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, इनका ट्रांसवर्स नेचर होता है। पहला पॉइंट, सारी पॉइंट महत्वपूर्ण है। दूसरा, द स्पीड ऑफ गामा रेज रेडिएशन 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ट्रांसवर्स है, लाइट की स्पीड से चलते हैं। ठीक है, और अगर इनकी एनर्जी पूछा तो इनकी एनर्जी h नहीं होगी। द आयोनाइजिंग पावर गामा रेज इज वेरी लो, ध्यान रखना गामा रेज का आयोनाइजिंग पावर वेरी लो होता है। ठीक है, बहुत सबसे कम होता है, वेरी वेरी मोस्ट ये ज्यादा आता है। द पेंट्रेशन, भेदन क्षमता, पेंट्रेशन पावर ऑफ गामा रेज इज हाई, तो गामा किरणों की जो पेंट्रेशन पावर होती है वो कैसी होती है, अति उच्च होती है, मतलब सर्वाधिक होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ये देखो बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, आप पढ़ रहे हैं। बंधन ऊर्जा क्या होती है, इट इज द एक्सटर्नल एनर्जी, एक बाह्य ऊर्जा होती है विच जो क्या करती है, रिक्वायर्ड आवश्यक होती है, आइसोलेट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सेपरेट करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए आवश्यक होती है। तो न्यूक्लियस को आइसोलेट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है, ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से फ्रॉम ईच अदर, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस को आइसोलेट करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे क्या बोलते हैं हम, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या है, मास डिफेक्ट। डेल्टा एम का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, डेल्टा एम इक्वल कितना होता है, ये होता है आपका मास डिफेक्ट का फॉर्मूला पढ़ के आए। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मास डिफेक्ट, ठीक है, ये बन जाएगा इनटू में सी स्क्वायर, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, चलते हैं आगे। मास एनर्जी रिलेशन वेरी वेरी मोस्ट है। मास एनर्जी, ये भी आपका डेफिनेशन अति महत्वपूर्ण है। मास एनर्जी रिलेशन, अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन, आइंस्टीन का जो द्रव्यमान ऊर्जा तुलना संबंध है, आइंस्टीन ने दिया था, मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाता है। ये आइंस्टीन ने दिया था मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, तो उनके अकॉर्डिंग मास एनर्जी में कन्वर्टेबल होता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट। द आइंस्टीन रिलेशन इज, आइंस्टीन जो रिलेशन दिया था बेटा, क्या दिया था, इक्वल mc स्क्वायर। एनर्जी वेरी वेरी मोस्ट है, ये ध्यान रखना।
ये पार्ट वेरी वेरी मोस्ट है, एक बार आ गया एमसीक्यू क्वेश्चन में, ये भी वेरी वेरी मोस्ट है। तो एनर्जी जो होती है 1 kg मास, 1 kg मास की इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होती है 9 × 10⁻16, गलत लिखा है 10⁻16 है, ध्यान रखना, ठीक है। और एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मास, 1 ग्राम मास की इक्विवेलेंट एनर्जी कितनी होती है, ये होती है 9 × 10⁻13, ठीक है। सी का मान इसमें रख दोगे 3 × 10 कितना 8 मीटर पर सेकेंड, तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा, ध्यान रखना। तो ये हो गई हमारी एनर्जी ऑफ 1 kg मास, 1 kg मास की एनर्जी आपको लिखा है 10⁻16 लिखा है, और ये एनर्जी ऑफ 1 ग्राम मास 9 × 10⁻13 ये एनर्जी होती है। चले न्यूक्लियर फिजन, वेरी वेरी मोस्ट है, अति महत्वपूर्ण है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। इस साल के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन क्या होता है आप जानते हो? जब भी कोई हैवी न्यूक्लियस दो छोटे छोटे लाइट न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन बोलते हैं। तो अब देखो द प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है किस चीज की प्रोसेस, स्प्लिटिंग, तोड़ने की, टूट जाते हैं, क्या टूट जाता है, ये टूट जाता है हैवी न्यूक्लियस। जब कोई हैवी न्यूक्लियस टूट जाता है किसमें, 2 और मोर लाइट न्यूक्लियाई, छोटे छोटे हल्के नाभिकों में टूट जाता है, इट्स कॉल्ड, इसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो जब कोई हैवी न्यूक्लियस 2 और 2 से ज्यादा छोटे लाइट न्यूक्लियाई में छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ये नाभिकीय विखंडन का आपका केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, यूरेनियम 92 235 यूरेनियम 245 है, जिसका एटम में फ्यूल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस पर बम्बार्डिंग कराते हैं किसकी, न्यूट्रॉन की, स्लो न्यूट्रॉन, मंद न्यूट्रॉन की बम्बारी कराती है। तो इसमें इसका हैवी न्यूट्रॉन स्प्लिट हो जाता है, ये देखो क्या बनता है 56 Ba 141 बैरियम बनता है, 36 92 Kr क्रिप्टॉन बनता है, 3 न्यूट्रॉन्स बनते हैं, एंड साथ में क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ये आपका बनता है इसका इक्वेशन, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन क्यों, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, ये पढ़ रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, नाभिकीय संलयन क्या होता है, तो आपने पढ़ा है कि 2 लाइट न्यूक्लियाई जब भी मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियर बनाते हैं, हैवी न्यूक्लियर बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं फ्यूजन प्रोसेस, नाभिकीय संलयन बोलते हैं। तो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है, ये आपका वेरी वेरी मोस्ट है। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, द प्रोसेस, किसकी प्रोसेस, कंबाइनिंग, जुड़ने की प्रोसेस ऑफ 2 लाइटर न्यूक्लियाई। जब भी 2 लाइटर न्यूक्लियाई जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई जुड़ते हैं टू फॉर्म, जुड़कर क्या बनाते हैं, हैवी न्यूक्लियस, एक बड़ा नाभिक बनाते हैं, इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। इसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। देखो इसमें एरिया 1s2, हाइड्रोजन का आइसोटोप 1s2 और 1s2 3 दिए, इससे मिलकर क्या बना, ये हीलियम का एटम्स होना 1s1 आया, और साथ में क्या 0n1 एक न्यूट्रॉन, प्लस कितना 21.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आई एनर्जी आती है। इसका आपका इक्वेशन है। आगे देखो, आगे आपका जो क्वेश्चन है देख रहे हो आप, कौन सा, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन में डिफरेंस क्या है, देखो ये आगे की ओर चलते हैं, ये देखो यहाँ से ले लेते हैं, तो ये दोनों आपको दिख रहे हैं। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है, देखो सबसे पहले दिया न्यूक्लियर फिजन। फिजन आपने अभी पढ़ा था, एक तो हम डेफिनेशन ले सकते हैं, जब भी कोई हैवी न्यूक्लियाई 2 लाइट न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, तो उसे बोलते हैं फिजन प्रोसेस। तो देखो ठीक है, वन फिजन रिएक्शन, एक फिजन रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज। तो एक फिजन प्रोसेस में, एक फिजन प्रक्रिया में 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। इसमें देखो इन वन फ्यूजन रिएक्शन, एक फ्यूजन रिएक्शन के अंदर 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। ये देखो द फ्यूजिबल सब्सटेंस, इसमें जो विखंडनीय पदार्थ होता है वो क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। इसमें देखो द फ्यूजिबल सब्सटेंस इज नॉट रेडियो एक्टिव, फ्यूजिबल सब्सटेंस जो है रेडियो एक्टिव नहीं होता है। इसमें देखो न्यूक्लियर रिएक्टर इज बेस्ड ऑन, वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है जहाँ पर बिजली बनाते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर बेस्ड ऑन कंट्रोल चेन रिएक्शन। तो आप जानते हैं फिजन रिएक्शन जो होती है, फिजन प्रोसेस होती है, वो 2 टाइप की होती है, एक कंट्रोल और एक अनकंट्रोल। तो न्यूक्लियर रिएक्टर जो बनता है कंट्रोल चेन रिएक्शन पर आधारित होता है, एंड एटम बम, जो एटम बम होता है वो अनकंट्रोल चेन रिएक्शन पर आधारित है। ये आपका वेरी वेरी मोस्ट है। तो एटम बम की प्रोसेस क्या है, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, मतलब अनकंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन, और जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या है, कंट्रोल चेन रिएक्शन, ठीक है। ये दोनों इस पर आधारित है। इसमें देखो हाइड्रोजन बम, जो हाइड्रोजन बम है आर बेस्ड ऑन अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन, हाइड्रोजन बम अनकंट्रोल्ड फ्यूजन रिएक्शन पर आधारित है, ठीक है।
ये आपके तीन तीन इसमें डिफरेंस है, एक एक डेफिनेशन हो जाएगा इस टाइप के ये तीन। अब आप समझ सकते हैं एक और, न्यूक्लियर जो फ्यूजन प्रोसेस है वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर और ऑर्डिनरी प्रेशर पर क्लियर की जाती है, लेकिन जो फ्यूजन प्रोसेस है वो कैसे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर क्लियर होती है, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर उसके लिए चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे एक और। देखो ये आप देख रहे हैं, इसमें देखें ध्यान से, ये लिखा है एक क्वेश्चन है अरेंज, हमें अरेंज करना है अल्फा बीटा और गामा पार्टिकल्स है इन ऑर्डर देयर इंक्रीजिंग, बढ़ती हुई कंडीशन, एनर्जी, पहले एनर्जी दिखाने बढ़ती हुई, पेंटेटिंग पावर भेदन क्षमता, आयोनाइजिंग पावर आयरन क्षमता और हार्मफुल इफेक्ट। तो आप ध्यान रखना ये आपके वेरी वेरी मोस्ट है, आ सकते हैं ओटी में। एनर्जी, तो जो एनर्जी है ये बढ़ती हुई लिखना है, लिखना, ठीक है, क्या लिखना है, इंक्रीजिंग, तो ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो अल्फा सबसे कम, अल्फा सबसे ज्यादा, बीटा और गामा। ठीक है, ये बढ़ती हुई ऑर्डर में, तो अल्फा कम है, बीटा उससे ज्यादा है और ये क्या है, गामा क्या है, ये है। तो आप ये देखें, ये आपका एनर्जी हुआ। पेंटेटिंग पावर, पेंटेटिंग पावर आपने देखा होगा, वेदन क्षमता सबसे कम किसकी होती है, गामा की, उससे ज्यादा किसकी होती है, बीटा की, और उससे ज्यादा सबसे ज्यादा गामा की। आयोनाइजिंग पावर, तो आयोनाइजिंग पावर जो देखो किसकी होती है, गामा की सबसे कम होती है और अल्फा की सबसे ज्यादा होती है, बीटा की मिडिल में होती है। हार्मफुल इफेक्ट, हानिकारक प्रभाव, जो बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है सबसे ज्यादा किसका आता है, गामा का आता है, और सबसे कम किसका आता है, अल्फा का आता है। ये देखो थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी, द एनर्जी, जो एनर्जी है रिलीज ड्यूरिंग, एनर्जी निकलती है, कब निकलती है, न्यूक्लियर फ्यूजन, जब कोई न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस होती है उस समय जो एनर्जी रिलीज होती है, निकलती है, इज नॉन एज थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी, इसे थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। प्रोटॉन्स एंड क्या लिखा है, आर नीडेड फॉर फ्यूजन, वाइल फ्यूजन के लिए प्रोटॉन की आवश्यकता होती है, वाइल न्यूट्रॉन आर नीडेड फॉर फ्यूजन प्रोसेस, इसके लिए न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है, इस प्रकार से एटम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच रहे हैं। पसंद आते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा और आगे अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आगे अब जो चैप्टर आएगा उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे एटम के, ठीक है, जो आपके लिए एग्जाम के लिए काफी प्रभावशाली रहेंगे। इसकी एमसीक्यू क्वेश्चन के वीडियो डाले जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।